नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बेउम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके लिए है और उस टॉपिक से खूब अच्छे खासे सवाल बने हुए हैं पिछले बार भी एग्जाम में। और क्योंकि जहाँ जहाँ से पुलिस में सवाल बन रहे हैं और सिलेबस आप लोगों का एक है, तो वहाँ होमगार्ड के भी सवाल बनेंगे। होमगार्ड के भी सवाल वहाँ से बनेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो जो जनगणना की क्लास है भाई, पीवाईक्यू देखने के बाद कुछ चीज़ें उसमें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी चीज़ें हमें डालनी है, ठीक है। तो उसकी क्लास इसलिए सैटरडे हो नहीं पाई। सैटरडे में चाहता तो था एक क्लास ले लूँ, पर मतलब पूरे वीक में इतना काम हो जाता है कई बार कि फिर एक आध दिन कुछ कुछ इधर उधर कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो इस वीक तो नहीं हुई वो क्लास। हालांकि कुछ कारण इसका ये भी है कि कुछ बच्चों ने कहा कि जी हमें तो वो ऐप पे ही करा देना, तो ऐप में भी करा देंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे उसमें। वो हम सोच रहे थे एक ही वीडियो में ख़त्म कर दें, क्योंकि ऐप का तो एक निश्चित समय है कि ऐसी समय करवानी है ना। कहेंगे तो वहाँ भी करवा देंगे बेटा। आप यूट्यूब पे मत देखिएगा, यूट्यूब पे बाद में करवा देंगे। तो फिर तो उसके साथ ही चलेगा, जैसे ये चल रहा है ना, इसी के संग संग। अभी जो 3-4 टॉपिक हुए हैं, एक बार मैं आपसे थम्सअप चाहूँगा कि क्या आपको उनमें चीज़ें समझ में आई हैं, क्या आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। देखो, आप बाकी जीएस पढ़ते आ रहे हो पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास से, मतलब इसका कहने का मतलब है कुछ ना कुछ आप जानते आ रहे हो। लेकिन ये जो है ना, ये वाली जीएस आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, तो इसको आपको रिवीजन करना होगा कई कई बार। इसका अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी भूलेंगे, और बहुत जल्दी भूलेंगे तो मतलब आप सवाल गलत भी करके आएंगे फिर एग्जाम में। तो इसको केवल पढ़ना नहीं है, इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है, ताकि आपकी एक बहुत बेहतरीन सी तैयारी इससे हो सके, ठीक है। रिवीजन मेरे साथ भी करते रहिएगा। बाकी होली के बाद आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा लेके आएंगे, ताकि आपका रिवीजन में जो मदद हमारी हो सके हम वो कर पाए। पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, यहां से ज्यादा सवाल तो नहीं बने हैं। प्राचीन समय में क्या होता था, सेना ही पुलिस की जो पुलिस का काम है वो करती थी, यानी सेना ही। अब आपने पुराने समय में राजाओं के बारे में सुना होगा, तो क्या राजा के आपने देखा था कि जी राजा ने एक पुलिस भर्ती कर रखी थी, तो राजा ने अपनी सैनिकों को आदेश दिया। कभी कहा था राजा ने अपने सिपाही कांस्टेबलों को आदेश दिया, सैनिकों को आदेश दिया बोला जाता था। तो बहुत पुराने समय पे ध्यान रखना है बेटा कि सेना जो है वही पुलिस का काम संभालती थी। तो अगर नॉर्मल जनरली एक स्टेटमेंट आए तो आपको पता होना चाहिए। मौर्य काल में दंडपाल और रक्षक जैसे शब्दों का यूज है। आपसे पूछा जाए मौर्य काल, मौर्य काल यानी चाणक्य जी का काल, इसका चाणक्य जी का, तो उन्होंने अर्थशास्त्र में दंडपाल नामक शब्द लिखा है, रक्षक नामक शब्द लिखा है। तो यही लोग सुरक्षा का काम किया करते थे। एक तरह से यही लोग पुलिस का काम किया करते थे। क्या करते थे, यही लोग पुलिस का काम किया करते थे। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया जो प्राचीन समय में तो सेना ही करती थी, चाणक्य जी के अर्थशास्त्र में रक्षा के काम के लिए किन शब्दों का यूज किया गया, तो दंडपाल और रक्षक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। सवाल यहां से बनने की संभावना आपके लिए ज्यादा रहेगी कि भारतीय पुलिस, आज आपको जो पुलिस दिखती है, इस तरह की पुलिस का जनक भारत में कौन है, तो कॉर्नवालिस है ना, रहा है ना। कॉर्नवालिस का कार्यकाल हमारे भारत में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और कॉर्नवालिस को 3 तरह की चीजों का श्रेय जाता है। ये भारतीय पुलिस के जनक भी हैं। थानों की स्थापना का श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है, और दरोगा का जो पद बनाया है वो किसने बनाया है, कॉर्नवालिस ने ही बनाया है। किसने बनाया है, कॉर्नवालिस ने ही बनाया है, ठीक है। तो मिलिट्री ही पहले काम करती थी पुलिस का, याद रखना है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कौन कौन से शब्द यूज हैं, दंडपाल यूज है और रक्षक शब्द का यूज किया गया है, ठीक है। इंडियन पुलिस का फादर यानी जनक हम किसे कह सकते हैं, कॉर्नवालिस को कह सकते हैं। और कॉर्नवालिस ने 2 चीजें खास करी हैं, स्टैब्लिश किया है पुलिस स्टेशन को, यानी थानों की स्थापना की है, और एक पोस्ट बनाई है जिसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये दारोगा बोल देते हैं इसको, दारोगा वर्ड ही लिख लेना, दारोगा वर्ड ही आपको इसको लिखना है। तो अब एक और आगे जब हम देखेंगे कि पुलिस की परिभाषा,
तो देखो एक पुलिस अधिनियम है 1861 का। सबसे पहले आपको ये रखना है कि भैया पुलिस अधिनियम किस वर्ष का है? 1861 का। बच्चा कैसा लिख के पढ़ाइए, लिखने में ही 7-8 पेज लिखने में ही 1-1.5 घंटा चला जाता है। और जब मैं लिख लिख के इन्हें पढ़ाऊंगा तो कितना टाइम जाएगा आप लोगों का? 10 दिन में एक क्लास पूरी होगी। 10 दिन में एक क्लास होगी मेरे भाई, पूरी 10 दिन में पेपर आ जाएगा और हम क्लास कर रहे होंगे। मैं कहूंगा पेपर के वक्त पे कि जी 3 चैप्टर और बचे हैं आपके, वो हम पेपर के बाद करेंगे। ऐसा चाहते हो? कैसी बात कर देते हो यार। अच्छा है कि जितने समय में मैं लिखूं उतने में मैं 2-2 3-3 बार रिवाइज करवा देता हूं। खुश होता अगर मैं आपकी जगह होता स्टूडेंट तो मैं खुश होता, मैं कहता जी आप एक शब्द भी मत लिखवाइए लेकिन आप 4-5 बार रिवीजन क्लास में ही करवा दो। ऐसे कैसी बात करते हो यार, कमाल कर देते हो पांडे जी है। तो पुलिस की परिभाषा, पुलिस शब्द में वे सभी व्यक्ति शामिल माने जाएंगे जिन्हें पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 के तहत बल में भर्ती किया जाएगा। यानी पुलिस अधिनियम आया 1861, उस अधिनियम की धारा 1 के तहत जो भी व्यक्ति पुलिस में भर्ती होगा वो पुलिस शब्द में शामिल हो जाएगा, वो पुलिस शब्द में शामिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए तो सीधा सवाल आएगा कि पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा है जिसके तहत भर्ती लोग पुलिस माने जाएंगे? तो भैया पुलिस जो अधिनियम 1861 की धारा 1 है जिसके तहत भर्ती लोग पुलिस माने जाएंगे, पुलिस माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? पुलिस माने जाएंगे। आगे आइए, अब ना पुलिस से बारे में 5-6 फैक्ट देख लो आप, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। पुलिस देखो, पुलिस बल क्या करता है? एक तो कानून व्यवस्था बना के रखता है, यानी लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, पहला काम पुलिस का क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि अव्यवस्था ना फैल जाए। और दूसरा अपराधों की इन्वेस्टिगेशन, यानी क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन। तो ये 2 महत्वपूर्ण काम है पुलिस के। पुलिस आपको जब भी काम करती दिखेगी तो मैक्सिमम वो 2 सबसे महत्वपूर्ण काम, उसके 2 सबसे महत्वपूर्ण काम है कि एक तो वो कानून व्यवस्था बनाए रखेगी और अपराधों का अन्वेषण करने के लिए उत्तरदायी है। अब जैसे हमने सूची देखी थी तो लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर और पुलिस किसके विषय हैं? क्या केंद्र सरकार के, नहीं संघ सूची के या राज्य सूची के? तो अगला सवाल आएगा भैया लोक व्यवस्था और पुलिस कौन सी सूची के तहत आते हैं? तो लोक व्यवस्था और पुलिस किसके, जो स्टेट लिस्ट है यानी राज्य सूची के तहत आती है हमारे संविधान में। हमारे संविधान की 3 सूची हम बार बार पढ़ते हैं, 3 लिस्ट हम बार बार पढ़ते हैं। तो हमारी संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत ये आता है। हमारे संविधान की 3 अनुसूची, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और संवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, क्या ये तीनों ही है? क्या तीनों है बेटा? क्या 3 है? हाँ 3 है। तो पुलिस बल कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों का अन्वेषण करने के लिए, और लोक व्यवस्था और पुलिस ये किस विषय के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम आए 1672 में। ये 2-3 साल हमें थोड़ा सा दिमाग में रखनी है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंबई में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की। पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कब की है? 1672 में। 1808 में फिर डकैती खत्म करने के लिए याद रखना है आपको कि कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका में भी यह पद बना। पहले 1672 में सबसे पहले भैया कहां पे? बंबई में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। फिर 1808 में ये डकैती को खत्म करने के लिए कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका में सेम काम किया गया। और 1858 में तो सारे जिलों में जहां भी ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भैया पुलिस होनी जरूरी है वरना भारत के लोग तो हमारे काबू में नहीं रह पाएंगे, भारत के लोग तो हमारे काबू में
नहीं रह पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो 1858 अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया के सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक गण की क्या की है, नियुक्ति की 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद। और एक ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि 1860 में क्या हुआ था भैया, एक आयोग आया, उस आयोग की स्थापना हुई कि भारत में पुलिस व्यवस्था की गहन समीक्षा के लिए, कि अब तक जो पुलिस व्यवस्था चल रही है, चल तो उससे पहले भी रही थी, तो ध्यान रखना है, भारत में पुलिस व्यवस्था की गहन समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। और इस आयोग की सिफारिश पर ही क्या किया गया था भैया, 1861 का पुलिस अधिनियम लागू हुआ था। 1861 का पुलिस अधिनियम इसी के अनुसार लागू हुआ। तो एक थोड़ा आइडिया सा मिल गया है आपको, थोड़ा सा आइडिया। ठीक है, चलिए। पुलिस क्या क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स, यानी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस किसके अंतर्गत आती है बेटा, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती है, यानी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। सबसे पहले ब्रिटेन ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक का पद कहां बनाया था, बंबई में बनाया था। और कब बनाया था, 1672 में। फिर कब बनेगा, फिर 1808 में डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट बनाए थे, ध्यान रखना है, कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में और ढाका में। किसके लिए, डकैती के उन्मूलन के लिए, डकैती को खत्म करने के लिए। ठीक है, फिर 1858 में क्या हर डिस्ट्रिक्ट में हमने बना दिया था सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हर डिस्ट्रिक्ट में बना दिया था बेटा। और 1860 में एक कमीशन बना जो देखता था कि कैसी पुलिस व्यवस्था है भारत में। उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे ही 1861 में क्या बना है भैया, तो पुलिस एक्ट जो बना है। ठीक है, पुलिस एक्ट 1861 इस 1860 के कमीशन के बाद ही बनाया गया है। एक थोड़ा सा आइडिया आपको मैंने दे दिया है। अभी एक सवाल पूछा जाता है कि कौन से केस में यह निर्धारित किया गया कि पुलिस में वो सब लोग शामिल नहीं हो जाते जिन्हें पुलिस की कुछ पावर दे दी गई है। पुलिस में वो सब लोग शामिल नहीं होते जिन्हें पुलिस की कुछ पावर दे दी गई हैं। तो मतलब सीधे सीधे सवाल आएगा कि कौन से केस में, तो राजकुमार बनाम भारत संघ, राजकुमार बनाम, जब ये केस होता है इस तरह का, तो एक पार्टी राजकुमार है, एक है भारत सरकार। ये 1990 में एक केस था जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि पुलिस में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता जिन्हें मात्र पुलिस की कोई शक्ति दे दी गई है। पुलिस में वो लोग शामिल होंगे जो 1861 के भैया अधिनियम की धारा 1 के तहत पुलिस में शामिल किए गए हैं, भर्ती किए गए हैं। केवल थोड़ी सी पावर किसी वजह से किसी को दे दी तो पुलिस का हिस्सा नहीं बन जाता। और यह केस महत्वपूर्ण है, यह केस इस तरह का पूछा जाता है, यह पूछा जाता है बेटा। ठीक है, चलिए। राजकुमार बनाम भारत संघ 1990। पुलिस में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें मात्र पुलिस की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है। पुलिस में बल्कि कौन शामिल किए जाएंगे, जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, पुलिस में जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे थे कि धारा 1 के तहत वाले, धारा 1 वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। यहां से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। यहां से सवाल बनेगा, अगर बनेगा तो, और यहां से बनेगा, और एक ये राज्य सूची का विषय है, यहां से बनेगा। ये 3 सवाल यहां से बनने की संभावना है। इन तीनों को ही आप सबसे पहले याद करिए, इन तीनों को ही सबसे पहले आप लिख लीजिए। चलिए, अच्छा, पहले हुआ करती थी इंडियन पुलिस। पहले क्या हुआ करती थी, इंडियन पुलिस हुआ करती थी। ठीक है, पहले क्या थी, इंडियन पुलिस। अब हम आजाद हो गए, आजादी के बाद इसकी जगह भारतीय पुलिस सेवा, एक सेवा बना दी गई, एक सर्विस बना दी गई बेटा, भारतीय पुलिस सेवा। तो पहले क्या थी, पहले नाम क्या है, आजादी से पहले इंडियन पुलिस, आजादी के बाद नाम क्या है, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस। और इंडियन पुलिस सर्विस कैसी है, एक अखिल भारतीय पुलिस सेवा। देखो, अखिल भारतीय सेवा जानते हो आप, अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवा आती हैं और यहां से सवाल पूछा गया है।
अखिल भारतीय का मतलब है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया यानी आपकी कहीं भी हो जाएगी पोस्टिंग, कहीं भी, ठीक है। तो वो ऑल इंडिया सर्विस में याद रखना है आपको। तो वो पुलिस जो है उनमें से एक है, पुलिस क्या है, उनमें से एक है। तो ऑल इंडिया पुलिस जो है याद रखना है बेटा, ऑल इंडिया पुलिस, ये जो ऑल इंडिया सर्विस, सॉरी, ऑल इंडिया सर्विस जो है तो याद रखना है इसमें भारतीय पुलिस आती है, यानी इनकी कहीं भी पोस्टिंग होती है, ठीक है। चलिए, और ये किसके द्वारा चयन किया जाता है, तो यूपीएससी के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सीधे एक सवाल आएगा कि भैया भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा, यूपीएससी के द्वारा। भारतीय पुलिस सेवा को यानी इंडियन पुलिस सर्विस को आजादी से पहले क्या पुकारते थे, तो इंडियन पुलिस पुकारते थे। आजादी से पहले इसको इंडियन पुलिस, इसका नाम बदलकर आजादी के वक्त क्या कर दिया गया मेरे भाई, आजादी के बाद इसको इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इंडियन पुलिस सर्विस। और इनकी जो चयन होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है, वो किसके थ्रू होता है, तो वो होता है यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा होता है, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा। चलिए यहां तक एक बार फिर से देखिए जल्दी से जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। भारतीय पुलिस का जनक किसे कहा जाता है, जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो मैं अब उन्हीं चीजों का करवाऊंगा जिन चीजों से सवाल आने की ज्यादा संभावना है, उनको ज्यादा रटाना है आपको, ठीक है। तो भारतीय पुलिस का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। थानों की स्थापना का श्रेय कॉर्नवालिस को। दरोगा का पद किसने बनाया है, तो वो भी कॉर्नवालिस ने बनाया है। भाई पुलिस शब्द में वो कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, तो पुलिस शब्द में वो सब लोग आ जाते हैं, पुलिस की परिभाषा में वो सब लोग आ जाते हैं जो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 के तहत भर्ती किए जाते हैं। धारा 1 के तहत भर्ती किए जाते हैं बेटा, ठीक है, धारा 1 के तहत भर्ती किए जाते हैं। सीधे सवाल आएगा, कौन से केस में यह डिसाइड किया गया कि पुलिस में वो सब शामिल नहीं होते जिन्हें पुलिस की कोई शक्ति दे दी गई है, पुलिस में वो सब लोग शामिल नहीं हो सकते। तो राजकुमार वर्सेस भैया भारत सरकार या भारत संघ में 1990 में डिसीजन लिया गया था। पुलिस बल के प्रमुख कार्य क्या हैं, या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो पुलिस उत्तरदायी है। और अपराधों का, किसी भी जगह अपराधों की जांच यानी अन्वेषण करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो पुलिस उत्तरदायी है। लोक व्यवस्था और पुलिस किस सूची के विषय हैं, तो राज्य सूची के विषय हैं। किसके हैं, राज्य सूची के विषय हैं। लोक व्यवस्था और पुलिस किसके विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं। आजादी से पहले जो भारतीय पुलिस सेवा आजादी के बाद बनी, उससे पहले इसका क्या नाम था, तो इंडियन पुलिस था। और याद रखना है कि ये इसका चयन किसके द्वारा, तो इसका चयन यूपीएससी के द्वारा, किसके द्वारा, यूपीएससी के द्वारा होता है। अब पुलिस के प्रमुख कार्य हैं, पुलिस के प्रमुख कार्य हैं। पुलिस के प्रमुख कार्यों में क्या पूछा जाएगा, भाई मुझे एक बार थम्स अप कर दीजिए वो बच्चे जो ऑनेस्टली ध्यान से केवल पढ़ रहे हों और जिन्हें चीज़ें समझ में आ रही हों, क्योंकि मुझे एक ये आइडिया लग जाए कि जो सीरियस बच्चा है कहीं ऐसा तो ना हो उसे भी चीज़ें ना समझ में आ रही हों। बाकी कुछ बच्चे हमेशा उस तरह से रहते हैं कि उन्हें शायद नौकरी की ज़रूरत नहीं होती या कुछ नहीं होती, कि उनके सवाल भी उस तरह के रहते हैं बच्चों, वो उन सवालों का जवाब अगर दे भी तो वो उन बच्चों के साथ अत्याचार हो जाएगा जो बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं, है ना। अब भाई लिखने में समय जाता है तो वो तो जाएगा ही, आप मत लिखिए, एक ही इलाज है। अगर आपको लगता है कि लिखने में समय जाता है तो आप मत लिखिए, इसके अलावा तो इसका कोई इलाज नहीं है, आप केवल याद कर लीजिए। हाँ ठीक है, मुझे मैसेज मिल गया है, मुझे मैसेज मिल गया है, ठीक है, ताकि मैं ऐसा ना हो कि उन बच्चों को भी मैं नहीं समझा पा रहा हूँ कोई चीज़ें। जब इतने बार सारे बच्चों को जो सीरियस हैं उनको अगर आ रहा है समझ में तो फिर ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखो पुलिस के प्रमुख कार्य, यहां से सवाल कैसे बनेगा कि इनमें से कौन सा पुलिस का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा पुलिस का कार्य नहीं है, इस तरह से सवाल बनेगा। तो हमें एक आइडिया होना चाहिए। और जब आप वहां ऑप्शन देखोगे ना, जैसे इसके बाद हम सवाल भी करेंगे,
तो आपको ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा कि अरे ये तो नॉर्मल है, इसको तो हम भी बता देते। ठीक है, तो देखो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी एक लॉ एंड ऑर्डर जो होता है सबसे पहला काम है पुलिस का वो बना के रखना। दूसरा अपराधों की रोकथाम, यानी अपराध हो ही ना ऐसा काम भी, और अगर हो गया है तो फिर उसकी जांच। तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, हां जी है। अपराधों की रोकथाम और जांच है, हां जी है। अपराधों की रोकथाम और जांच दोनों पुलिस ही करता है, करती है जी। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, आपके जीवन को नहीं बचाती क्या वो पुलिस? जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी किसका काम है? पुलिस का ही है। ठीक है, अगर कोई बदमाश आपके पीछे है तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी? संपत्ति को कोई चुरा के ले जा रहा है, पुलिस उसे रोकेगी, नहीं रोकेगी? अरे भाई ये मत ले जाए, तेरी नहीं है, ये तो सुनीता जी की है, ये तो अनामिका की है, ये तो भैया जगदीश की है, ये जो है अजय की है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी तो वो भी कौन किसका काम है? तो वो भी जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी पुलिस के कामों में आती है, यानी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना भी पुलिस का ही काम है। अपराधों का पता लगाना और उनकी जांच करना, भाई किसी ने अपराध कर ही दिया, मान लो चोरी हो ही गई, तो फिर पता लगाना कि भैया अपराध हुआ है, और फिर उनकी अन्वेषण का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेशन। इस शब्द को आप ऐसे मत समझना कि क्या है, अन्वेषण का मतलब है किसी चीज में इन्वेस्टिगेशन करना। आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन, भैया जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका प्रबंध करती है पुलिस। आपके यहां रामलीला हो रही है तो क्या सुरक्षा के लिए कौन काम करेगी? पुलिस ही काम करेगी। ठीक है, ईद की क्या हो रही है बेटा? ईद पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो सुरक्षित करने का काम किसका रहेगा? पुलिस का रहेगा। सार्वजनिक संपत्ति, तो ये आपकी तो करती है ही, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति, मान लो कोई बस है, कोई कुछ चीज है जो यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक का मतलब होता है जो सरकार के कंट्रोल में हो। पब्लिक का मतलब ये नहीं कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी होती है पर्सनल प्रॉपर्टी, जो सरकार ने हमारे लिए बनाई है वो है पब्लिक प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, जनता के जान माल की सुरक्षा करना, जनता के जान माल की सुरक्षा करना, तो सार्वजनिक संपत्ति व जनता के जान माल की सुरक्षा करना जो है वो इसका काम है, वो भी पुलिस का काम है। वीवीआईपी ड्यूटी वगैरह भी पुलिस करती है। और यातायात, यानी ट्रैफिक को मैनेजमेंट किस, ट्रैफिक का मैनेजमेंट कौन करता है? यातायात का प्रबंध कौन करता है? तो वो भी कौन करती है? पुलिस ही करती है। तो ध्यान रखना है, कानून व्यवस्था पुलिस बना के रखती है, अपराधों की रोकथाम और जांच पुलिस करती है, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा पुलिस करती है, अपराधों का पता लगाती है पुलिस, उनकी अन्वेषण करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, आंतरिक सुरक्षा के प्रबंध भी, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए काम भी पुलिस करती है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है ना वो, और जनता के जान माल की सुरक्षा, जनता की जान की सुरक्षा, जनता के माल की सुरक्षा, वो सब कौन करता है बेटा? याद रखना है, वो भी पुलिस करती है। और यातायात प्रबंधन करना है ना, तो ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना भी पुलिस ही करती है। वीवीआईपी विजिट, आप किसी जिले में पुलिस में लगने के बाद अगर जाएंगे और आप किसी जिले में जाते हैं और वहां पे कोई वीवीआईपी आ जाए, वहां पे मान लो आपके प्रदेश के सीएम आ जाएं, मान लो वहां पर भारत के प्रधानमंत्री आ जाएं, ठीक है, वहां किसी और उसके किसी और प्रदेश के सीएम आ जाएं, जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा ड्यूटी लगी है, आगरा में तो कितने सारे वीवीआईपी लगातार आते हैं ताजमहल वगैरह को देखने के लिए, तो वो सब काम किसका रहेगा? वो पुलिस का काम रहेगा। ठीक है, ड्यूटी है। और निर्वाचन की व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था संधारण में सहयोग, जब भी बेटा ध्यान रखना है इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर यानी कि व्यवस्था बनी रहे कानूनी, कोई गड़बड़ झाला ना हो, ये सब काम जो है वो भी कौन करता है? वो भी पुलिस। अब सवाल आएगा इनमें से कौन सा पुलिस का प्राथमिक काम नहीं है? पुलिस का प्राथमिक काम, अब इनमें से 3 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन कुछ और दे देगा, एक ऑप्शन क्या होगा? कोई और दे देगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है जी, क्लियर है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरण, अच्छा ये एक बार एक सवाल पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है,
कि भैया उत्तर प्रदेश में आपको भर्ती होना है तो कोई प्रक्रिया के तहत ही तो होगा। ऐसा तो नहीं है पुलिस में कि जी आप जाओ और अगले दिन वर्दी पहन के थाने में चले जाओ अपने पड़ोस वाले में कि जी मैं भर्ती हो गया हूं, अब मैं अब रोज यही ड्यूटी करूंगा। वो कहेंगे भैया कैसे भर्ती हो गया? अरे राज मुझे सपना दिखा था और सपने में भगवान कह रहे थे जा तू लग गया यूपी पुलिस में, और मैं तो सुबह सुबह वर्दी ले ली, एक खरीद ली और जी मैं तो आ गया। तो ऐसा नहीं है, चयन प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में कुछ चरण है। देखो सबसे पहले तो क्या है, जैसे शैक्षिक योग्यता परीक्षण, कि आपके पास कोई ना कोई पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, यानी कि जितनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने मांगी है उतनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए आपसे। ध्यान रखना है बेटा, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। आयु, आयु भी लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोस में एक 54 साल के आदमी रहते हैं और वो कहते हैं यार तू चल ना रहा, आज मार्केट ना चल रहा। ये क्यों? अरे यूपी पुलिस की भर्ती हो गई है यार, फार्म भरे जा रहे हैं, चल मैं भी भरे दूं। तो एक आयु होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी भर देगा। तीसरे नंबर पर याद रखना है, मतलब इनका नंबर कुछ नहीं है, बस वो कहेगा इनमें से कौन सा। लिखित परीक्षा भी होनी चाहिए। हाँ जी, लिखित परीक्षा, आज की डेट में तो लिखित परीक्षा है। हालांकि बीच में इस तरह की सरकार भी आई है कि उन्होंने केवल मेरिट के आधार पर भर्ती किया, पर क्योंकि हम वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो लिखित परीक्षा भी होनी चाहिए, लिखित परीक्षा भी होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होना चाहिए। हाँ जी, शारीरिक दक्षता, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी ये आदमी पुलिस की नौकरी करने लायक है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कल को कोई अपराधी के पीछे भागना पड़ जाए तो ये फिर इसे दो लोग इसे लेके चलें कंधे पे, पहले दो लोग इसे कंधे पे लेके चले, ऐसा तो नहीं है। तो यानी कि भैया शारीरिक दक्षता परीक्षण होना चाहिए और चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल जांच भी, ऐसी कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है उसे, ठीक है, कि वो पुलिस में लगने के योग्य ही ना हो। तो ये 5 तरह के परीक्षण हैं और आपसे पूछा जाएगा कि भैया कौन सा इसमें से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया का चरण नहीं है, फेज नहीं है, यानी इनमें से कौन सी की जरूरत नहीं होती। तो आपको ये तो क्लियर हो ही जाएगा ना अपने आप ही, क्योंकि आप खुद भी भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको सब पता है कि हाँ भाई अगर आपके पास कोई 8वीं पास होते तो क्या आप लग पाते? नहीं लग पाते। अगर आप लंबाई में कम होते या छाती कम होगी तो क्या लग पाएंगे? नहीं लग पाएंगे। आयु पात्रता, अगर आप 16 साल के हैं तो लग पाएंगे? नहीं लग पाएंगे। 40 साल के हैं तो लग पाएंगे? नहीं लग पाएंगे। तो ये भी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर लिखित परीक्षा, आप कहो जी मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मुझे तो ऐसे ही ले लो, क्या आप भर्ती हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और लास्ट वाला बेटा चिकित्सा परीक्षण, ठीक है। अब एक सवाल ये भी पूछा गया था कि दौड़ कितने कितने में है, शायद महिलाओं की दौड़ पूछी थी। तो आपको पता है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको दौड़ना पड़ता है और 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर महिलाओं को दौड़ पूरी करनी पड़ती है, तभी वो जाकर इस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए क्या सेलेक्ट हो पाते हैं, सेलेक्ट हो पाते हैं बेटा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने बता दिया था, इसमें कुछ समझाने का ऐसा था नहीं, आपको 2-3 बार पढ़ना ही है, आपको भी समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा बेटा। अगला के पुलिस विभाग में आपको लगना है तो कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से क्या है बेटा, सिलेक्शन के लिए प्रोसेस में क्या क्या स्टेज है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या स्टेज है, मैंने अंग्रेजी में भी यहां लिख दिया है, जो बच्चा अंग्रेजी वाला हो वो देख सकता है कि रिटन एग्जामिनेशन होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, होनी चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है कि भैया फिजिकल इसका ठीक है या नहीं, होता है, एज एलिजिबिलिटी, क्या उम्र का भी कुछ सिस्टम होता है? बिल्कुल होता है। और क्या मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है? तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है बेटा। और रनिंग जो है मेल कैंडिडेट्स की 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर बेटा, ठीक है, 2.4 किलोमीटर। आप चिंता मत कीजिए, होमगार्ड वाला ही सवाल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें होमगार्ड जो है, मतलब होमगार्ड में भी पूछेगा तो पुलिस का ही पूछेगा, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है वो पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था है।
होमगार्ड का फिजिकल मुझे नहीं लगता वो आपसे किसी भी तरह से पूछेगा, और अगर पूछे तो आप अपने नोटिफिकेशन को पढ़ के जाइएगा कि होमगार्ड में क्या है, क्या है। आइए आगे। अब कुछ चीजें पूछी जाती हैं पुलिस से संबंधित, क्योंकि आप जिस पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो उस पुलिस का इतना तो पता होना चाहिए, उस पुलिस का इतना पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का मुख्यालय तो पहले पहले हुआ करता था, पहले प्रयागराज में। इसलिए जब आप PYQ में देखोगे तो एक सवाल पूछा गया है, उसमें प्रयागराज ही था, प्रयागराज ही था बेटा, याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में है और नया मुख्यालय लखनऊ में है। इस टॉपिक के बाद होमगार्ड के 3 टॉपिक और हैं। आप पुलिस वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो 2 उनके स्पेशल टॉपिक और हैं जो होमगार्ड को नहीं कराने मुझे। एक GST है, वो नहीं करानी है होमगार्ड को, और एक वो है विमुद्रीकरण, वो होमगार्ड को नहीं कराना है क्योंकि वो होमगार्ड के सिलेबस में नहीं है। तो इसके बाद होमगार्ड के 3 और हैं, तो लगभग मेरे ख्याल से 12-13 क्लास में खत्म हो जाएगा उनका, और 1-2 टॉपिक उनके नॉर्मल बचे हुए हैं। तो उनका 12 तारीख के आसपास तक, 12-13 तारीख तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। वो बच्चे अपने उस पर भी, रिवीजन पे भी लग जाइए बाद में, जितना भी आप कर सकते हो। और जो कांस्टेबल वाले हैं बच्चे, उनकी अभी थोड़ी सी लंबी चलेगी ये प्रक्रिया। तो बाकी मैं एक प्रैक्टिस सेट भी शायद हम लोग दीपावली के बाद लेके आएंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो वो प्रैक्टिस सेट मैं ही ले आऊँगा। GS का प्रैक्टिस सेट कॉमन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ले आऊँगा, अगर आप लोग कहेंगे नहीं जी आपकी जगह कोई और लेके आएंगे तो वो लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज में हुआ करता था, नया मुख्यालय यानी न्यू हेडक्वार्टर लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह पूछा जाता है, तो 2 मछलियां हैं इसमें, देखो ये मछली और यहां पे अशोक स्तंभ है ऊपर। तो भाई कितनी मछलियां हैं? 2 और अशोक स्तंभ। तो जो मेन चीज आपसे पूछी जाएगी उत्तर प्रदेश के इसमें, तो वो 2 मछलियां और 1 अशोक स्तंभ, 2 मछलियां और 1 अशोक स्तंभ। होली सर, दीपावली नहीं। अच्छा मैंने दीपावली बोल दिया था, ठीक है। हाँ होली 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 होली, ठीक है। चल, तो सीधे पूछा जाएगा। अब यहां से ये सवाल भी पूछा गया है पहले कि जो यूपी का झंडा है अपना, देखो ये है यूपी का झंडा, यूपी पुलिस का झंडा, यूपी पुलिस का झंडा है, ठीक है। तो यूपी पुलिस के झंडे में 2 रंग हैं। कितने रंग हैं? 2 रंग हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के, याद रखना है बेटा, झंडे में कितने कलर हैं? तो इस झंडे में 2 कलर हैं। कितने कलर हैं? 2। उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर प्रयागराज में पहले, अभी कहां पे है? लखनऊ में है। पुलिस के चिन्ह में कितनी मछलियां हैं? 2 मछलियां हैं। क्या अशोक स्तंभ है? अशोक स्तंभ भी है। क्या अशोक स्तंभ है? हाँ जी अशोक स्तंभ भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में रंग लाल और नीले हैं, लाल और नीले। और सीधे सवाल आता है कि भैया यहाँ का साइबर पुलिस स्टेशन भारत का पहला कहाँ था? बेंगलुरु में। और उत्तर प्रदेश का कहाँ था? तो भैया लखनऊ में। साइबर वाला यानी जो हमारे साइबर क्राइम की जांच के लिए बनते हैं, जो केवल ऐसे क्राइम की जांच के लिए जिनका किसी कंप्यूटर वगैरह का प्रयोग करके जिन क्राइम को किया गया हो, या नेटवर्क का यूज करके जिन क्राइम को किया गया हो। तो ध्यान रखना है आपको कि भैया उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला साइबर थाना लखनऊ में था। सवाल सीधे सीधे आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट कब पास हुआ था? और याद ही करना पड़ेगा बेटा, इसमें केवल टॉपिक में उन्हीं बच्चों को दिक्कत है जिन्हें याद करने में घबराहट होती है चीजों को। अगर वो इसका 2-3 बार रिवीजन कर लें तो ये घबराहट दूर हो जाएगी और टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस पूरी स्लाइड में कुछ समझने का नहीं है, पर रटने की एक एक चीज इसमें है जो आपको कंठस्थ याद करनी ही पड़ेगी। तो सीधे सवाल आया हुआ है, उत्तर प्रदेश का आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट कब पास हुआ था? 1948 में। उसका आदर्श वाक्य या टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यूपी में केंद्रीय कारागार देखो 2 तरह के हैं, एक तो सेंट्रल जेल है और एक है बेटा जिला कारागार, डिस्ट्रिक्ट जेल है। तो अभी सेंट्रल जेल तो है यूपी में 8 और डिस्ट्रिक्ट जेल है 62। 8 62 8 62 8
62, 8 62, 8 62। ठीक है, चलिए तो सीधे सीधे सवाल आएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज, नया मुख्यालय लखनऊ में गोमती नगर में है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह 2 मछलियां अशोक स्तंभ। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में रंग लाल और नीले हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में। उत्तर प्रदेश का पहला साइबर थाना लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट कब पास हुआ? 1948 में। आदर्श वाक्य है इसका, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यूपी में केंद्रीय कारागार 8 हैं और वर्तमान में बेटा जिला कारागार 62 हैं। कितने हैं? जिला कारागार 62 हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्रिजन है 62 और सेंट्रल प्रिजन है 8। कितनी है? 8। अगर हम रैंक की बात करें तो सबसे ऊपर महानिदेशक आते हैं। अगर सबसे ऊपर की रैंक देखें तो इनको बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी महानिदेशक। दूसरे नंबर पे आते हैं अतिरिक्त महानिदेशक, जिन्हें हम एडिशनल डीजीपी बोल देते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक, अतिरिक्त का मतलब है एडिशनल, तो अतिरिक्त महानिदेशक हैं एडीजीपी, यानी अतिरिक्त महानिदेशक दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे महानिरीक्षक हैं आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। महानिरीक्षक तीसरे नंबर पे है बेटा, महानिरीक्षक। चौथे नंबर पे हैं उप महानिरीक्षक, यानी डिप्टी आईजीपी, डीआईजी बोल देते हैं जिनको। क्या बोल देते हैं? तो इनको हम नॉर्मली आईजी भी बोल देते हैं, आईजी, और इनको डीआईजी। पी का मतलब पुलिस, वो आप हटा भी सकते हो। तो सीधे सीधे ये डीजी हैं, ये हमारे सबसे ऊपर महानिदेशक हैं। इनसे नीचे रैंक होती है अतिरिक्त महानिदेशक की। फिर होता है आईजी, जिसे हम महानिरीक्षक बोलते हैं, शायद आप अंग्रेजी में इसे जल्दी याद कर लोगे। फिर होता है डीआईजी, जिसे हम उप महानिरीक्षक बोलते हैं। फिर पुलिस अधीक्षक होता है, पुलिस अधीक्षक। क्या होता है? पुलिस अधीक्षक, और ये एसएसपी भी हो सकता है यहां और एसपी भी हो सकता है। तो डीआईजी के बाद एसएसपी, एसपी, एसपी ऑब्लिक एसएसपी दोनों लिखा आ सकता है। ठीक है, तो एसएसपी का मतलब बस ये तो है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और ये है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये क्या है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और ये क्या है? सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बेटा, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, फिर इसके नीचे होता है एएसपी, अतिरिक्त, ठीक है, पुलिस अधीक्षक, ये एएसपी है। फिर डीएसपी है, वैसे अंग्रेजी में याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, पेपर तो दोनों में आएगा ना। फिर इंस्पेक्टर है बेटा, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ही एसएचओ भी लगता है। पुलिस निरीक्षक का मतलब है इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर ही एसएचओ भी लगता है ज्यादातर। दिल्ली में तो सारे ही इंस्पेक्टर ही लगते हैं एसएचओ, यहां फिर भी कोई कोई लग जाता है बिना इंस्पेक्टर के। फिर एसआई है, फिर एएसआई है, फिर हेड कांस्टेबल है, और फिर कांस्टेबल है। क्या है? फिर हेड कांस्टेबल है और फिर कांस्टेबल है। अब ये जो चीज है समझने की ज्यादा है, रटने की कम है। सबसे पहले डीजीपी है, डीजीपी के नीचे एडिशनल डीजीपी है। पहले डीजीपी, ये पहले क्या है? डीजीपी, फिर एडिशनल डीजीपी है, फिर आईजी है, फिर डीआईजी। ऐसे 3 3 4 4 करो, डीजीपी, एडिशनल डीजीपी। देखो मैं जैसे, जब मुझे नहीं याद होती ना चीजें, मैं अब आंख बंद करूंगा। डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, है ना, आईजी, फिर आईजी के नीचे डीआईजी, डीआईजी के नीचे एसएसपी या एसपी। डिस्ट्रिक्ट में या तो एसएसपी होगा या एसपी होगा चीफ। उसके नीचे एएसपी होता है, उसके नीचे एएसपी, एएसपी के नीचे डीएसपी, डीएसपी तक होते हैं गजेटेड ऑफिसर। उसके नीचे क्या होता है? डीएसपी के नीचे, डीएसपी के नीचे होगा इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के नीचे एएसआई, एएसआई के नीचे हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के नीचे कांस्टेबल। तो ये सारी की सारी रैंक है, ये सारी की सारी क्या है? रैंक है बेटा। बहुत सारी जानकारी पुलिस प्रशासन में हो सकती है। मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर मैं ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, इनका कहीं सिलेबस नहीं है, और सिलेबस नहीं है इसका मतलब इनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम चाहें तो 20 दिन की क्लास 20 में ले सकते हैं,
और 20 दिन की क्लास अगर हमने केवल एक टॉपिक की ली तो क्या सिलेक्शन होगा हमारा। इसलिए मैंने केवल उतना शामिल किया है जहां से सवाल बनते रहे हैं हमेशा। तो आप बस बिना अतिरिक्त दिमाग लगाए आप उतना पढ़ लो जितना मैं बता रहा हूं। पर जिस बच्चे को ये भी लगता हो कि नहीं शायद इतने से हमारा नहीं होगा, तो वो अतिरिक्त किसी भी सोर्स से पढ़ना चाहे तो मनाही भी नहीं है। कल को वो ऐसा कहेगा कि जी मैं तो पढ़ लेता अच्छे से और भी आपने पढ़ने नहीं दिया। तो अगर अलग से भी पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, पर हम क्लास में उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जहां से सवाल बनते रहे हैं। और मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि उन्हीं चीज़ों का आप बार 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 रिवीजन कीजिए। आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे, कभी ना कभी आपने पढ़ी है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी ना कभी पढ़ी है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कभी ना कभी पढ़ी है। तो वो चीज़ें आपको आसान फिर भी लग जाएंगी। ये आपने हमेशा तो पढ़ा नहीं है। यूपी पुलिस की भर्ती ना होती तो शायद इस टॉपिक को आप पढ़ते भी नहीं कभी, इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए हो गया एक नया टॉपिक। तो नए टॉपिक को आसान करने का एक ही तरीका होता है, बार 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 रिवीजन। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे अगर आप रिवीजन 2-3 बार कर लोगे ना, तो आपके अंदर जो अभी अपने ऊपर थोड़ा सा कम भरोसा है, ये आप खुद पे कर पाओगे। इसलिए मैं बीच बीच में आपको रोज 2-4 मिनट मोटिवेट करता हूं, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी, पर आपने पढ़ा नहीं है पहले, इसलिए आपको इसे याद करने में थोड़ी परेशानी होती है। मेरी बात मानो, बस इसको बार 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 रिवाइज करो और कुछ भी मत करो, ठीक है। चलिए, यूपी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी अब हमारा निकल के कौन आया? डीजीपी। सबसे ऊपर तो डीजीपी आ गए, ठीक है। यानी देखो, पुलिस प्रशासन चलता कहां किसके अधीन है? तो 1861 के पुलिस एक्ट के तहत। और यूपी पुलिस पूरी की पूरी किसके अंतर्गत आएगी? डीजीपी के। यानी डीजीपी मुखिया है। डीजीपी कौन है? ये यूपी पुलिस के मुखिया हैं। तो आपसे पूछा जाएगा मुखिया कौन है, तो भैया यूपी पुलिस के हैं डीजीपी। डीजीपी का पद 1981 में बना था। उससे पहले आईजी को ही बनाते थे। आईजी ही क्या माना जाता था? चीफ। देखो, डीजीपी और एडीजीपी तो एक ही बात है, वो एक ही रैंक है, बस थोड़ा सा ऊपर और उसमें बदलाव कर दिया है। बाकी डीजीपी का गठन हुआ था 1981 में इस पद का। उससे पहले आईजी ही चीफ हुआ करता था, आईजी ही, ठीक है। यूपी के पहले डीजीपी नरेश कुमार, महत्वपूर्ण रहेगा, यूपी के पहले डीजीपी कौन थे? नरेश कुमार थे। और वर्तमान में राजीव कृष्णा है। वैसे कार्यवाहक हैं, हो सकता है आपके पेपर तक कोई बदल जाए, तो एक बार वहां पढ़ लेना, जब आपका पेपर हो तो ये एक बार देख लेना। तो राजीव कृष्णा जो हैं वर्तमान डीजीपी हैं। कौन है? डीजीपी। सवाल ये भी आता है कि जो पुलिस के सभी गजेटेड ऑफिसर हैं, यानी डीएसपी तक के, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये सब गजेटेड हैं, ऊपर तक 7 नंबर तक। गजेटेड का मतलब है ये राजपत्रित अधिकारी हैं। तो ये तो सब आते हैं किसके अंतर्गत? डीजीपी के। और यहां से नीचे इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल तक की जो रैंक हैं, ये सब बेटा डीआईजी के अंतर्गत में आते हैं। किसके अंतर्गत में? डीआईजी के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोबारा देखो कि भैया जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं वो डीजीपी के अंतर्गत आते हैं। जितने भी अराजपत्रित अधिकारी हैं, यानी कि बिना गजेटेड के नॉन गजेटेड ऑफिसर जितने भी हैं, वो सब डीआईजी के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं? डीआईजी के अंतर्गत आते हैं। फिर से देखो, यूपी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी है। पुलिस प्रशासन 1861 के पुलिस एक्ट के तहत संचालित होता है। किसके? 1861 के। और ये यूपी पुलिस डीजीपी के अधीन है, याद रखना है। इसके तहत यूपी पुलिस डीजीपी। डीजीपी का गठन हुआ पद का 1981 में। तो क्या उससे पहले चीफ नहीं होता था? होता था। आईजी ही चीफ हो जाता था, तब आईजी ही चीफ हो जाता था। तो यूपी के पहले डीजीपी जब ये पद बना, तो सबसे पहले जो डीजीपी हुए नरेश कुमार हैं। कौन है? नरेश कुमार हैं। वर्तमान डीजीपी राजीव कृष्णा है। पहले डीजीपी नरेश कुमार हैं, वर्तमान डीजीपी राजीव कृष्णा हैं। और पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी डीजीपी के अंतर्गत आते हैं, यानी उसी के अंतर्गत रहते हैं। और बाकी जो हैं वो डीआईजी के, जितने नॉन गजेटेड हैं वो डीआईजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट डीजीपी यूपी के कौन है? नरेश कुमार, यहां भी देख लो, ठीक है। अभी कौन है? राजीव कृष्णा है। कौन है?
राजीव कृष्णा, ठीक है। चलिए, ये कब स्टैब्लिश हुई थी डीजीपी की पोस्ट? 1981 में, 1981 में। और हाईएस्ट ऑफिसर यूपी पुलिस का कौन है? तो यूपी पुलिस का हाईएस्ट ऑफिसर जो है डीजीपी है। कौन है? डीजीपी है। क्या है? डीजीपी है। ठीक है बेटा। चलिए, आईपीएस बेटा, आईपीएस कोई रैंक नहीं है। आईपीएस अधिकारी इन सब रैंकों पे होते हैं। तो आईपीएस कोई ऐसी रैंक नहीं है कि जी ये डीजीपी है, ये आईपीएस है। डीजीपी भी आईएएस है, आईपीएस है। और जो एसपी है वो भी आईपीएस है, जो एसएसपी है वो भी आईपीएस है, आईजी भी आईपीएस है। वो तो एक सेवा है, वो एक कैडर है। उस एग्जाम को पास करने के बाद आदमी आईपीएस का एग्जाम पार कर लिया उसने, फिर वो पुलिस में भर्ती होगा और अलग अलग रैंकों पे काम करेगा। आईपीएस अपने आप में कोई रैंक नहीं है। राजपत्रित का मतलब बेटा गजेटेड ऑफिसर। एक लेवल से ऊपर के अधिकारियों को गजेटेड बोल देते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम गजेटेड होता है, डीएसपी गजेटेड होता है, और उससे ऊपर के सारे पद गजेटेड होते हैं। यानी उनके पास खास पावर्स होती हैं। कुछ आपने देखा होगा, जो वो अटेस्ट वगैरह करने की भी पावर होती हैं, वो सब गजेटेड बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक? हाँ जी, क्लियर है। आगे देखिए, रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी भी कौन होता है? तो रेलवे पुलिस का भी सबसे बड़ा जो अधिकारी है, याद रखना है, वो भी डीजीपी ही है। क्यों? क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन होती है। अब रेलवे पुलिस दो है, एक तो है जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, एक है आरपीएफ। याद रखना है, आरपीएफ रेलवे संपत्ति की रक्षा करती है बस। देखो, रेलवे संपत्ति की रक्षा, आरपीएफ रेलवे संपत्ति की रक्षा, आप इसमें अंतर समझना। लेकिन अगर कोई अपराध होगा तो वो थाने पे जो जीआरपी है, अपराधों की जांच, तो इसलिए ये रेलवे की जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, तो याद रखना है ये किसी भी अपराध की जांच नहीं करती, ये रेलवे संपत्ति की रक्षा के लिए है। और अपराधों की जांच के लिए होती है जीआरपी, जो कि राज्य सरकार के अधीन होती है। और जब राज्य सरकार के अधीन होगी तो राज्य में तो पुलिस में डीजीपी से बड़ा कोई होता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जीआरपी भी डीजीपी के अंदर ही आ जाएगी। तो आपसे पूछे भैया, जैसे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी है, वैसे ही जीआरपी, तो याद रखना है बेटा, जीआरपी का भी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का भी सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी ही होता है, डीजीपी। इन दोनों का अंतर अगर समझ में आ गया हो, अगर इन दोनों का अंतर समझ में आ गया हो तो एक बार मैं थम्स अप चाहूंगा। जल्दी बताओ, इनका अंतर अगर समझ में आ गया हो। जिले का पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिले का, देखो जिले का, तो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस विभाग का सबसे ऊंचा अधिकारी पुलिस अधीक्षक, जिसे हम एसपी बोल देते हैं, कहीं कहीं एसएसपी बोलते हैं। तो एसएसपी तो एसपी होता है, बस वो सीनियर एसपी है, वो सीनियर एसपी है। क्या है? सीनियर एसपी है। सीधे सीधे सवाल आपको आएगा कि भैया पुलिस अधीक्षक का मतलब है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का मतलब है कि भैया पुलिस अधीक्षक। तो याद रखना आपको कि जिले का जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है वो तो होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और वो एसएसपी जो लिखते हैं ना, तो वो तो सीनियर सुपरिंटेंडेंट है यही। अब कोई सिपाही है, कोई सीनियर सिपाही है थोड़ा सा, तो पद तो वही रहेगा ना उसका। तो जिले का अगर पूछा जाए तो वो पुलिस अधीक्षक होता है। पुलिस थाने में ज्यादातर क्लर्क, क्योंकि क्लर्क तो थाने में होते नहीं है। या रिकॉर्ड रखने का काम कौन करते हैं, या लेखपाल यानी अकाउंटेंसी का काम कौन करते हैं, अकाउंटेंट के तौर पे कौन काम करते हैं, तो पुलिस विभाग में बैकबोन माना जाता है हेड कांस्टेबल को। और वो सारे ऐसे काम कर लेते हैं जिसके लिए किसी और की एक्सपर्टाइज नहीं है। तो पुलिस थाने में बेटा जो ऑफिस का काम है, उसमें क्लर्क की तरह, रिकॉर्ड वाला और लेखपाल की तरह कौन काम करता है, तो हेड कांस्टेबल काम करता है। क्या करता है? हेड कांस्टेबल। पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत वर्दी में शराब का सेवन नहीं कर सकते? वर्दी का मतलब है एक तरह से ड्यूटी पर, वरना घर में जाके अगर मान लो घर में थक गया है आदमी, ऑफिस से आया, थाने से आया और बहुत बहुत थक गया है,
और उसे वर्दी निकालने की फुर्सत नहीं है, और उसने शाम को बोतल ली और भैया 2 पैग वहीं लगा दिए वर्दी में, तो क्या उस पर एक्शन हो जाएगा? नहीं, वो अपने घर बैठा है, ड्यूटी पे नहीं है। तो मेन चीज है ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी शराब का सेवन नहीं कर सकता, और ये पुलिस अधिनियम की धारा 373A में है। किसमें है? तो पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत ऑन ड्यूटी शराब का सेवन नहीं किया जा सकता? 373A के तहत नहीं किया जा सकता। और शराब अपराधों का पता लगाने और चालान करने का अधिकार किसको है? तो दो यहां देखेंगे, या तो सामान्य पुलिस अधिकारी भी कर सकता है ये काम, और या फिर भैया एक्साइज इंस्पेक्टर भी कर सकता है। तो शराब अपराध जो हैं उन्हें पता लगाने और चालान करने का अधिकार नॉर्मल पुलिस ऑफिसर भी करता है और एक्साइज इंस्पेक्टर भी करता है। एक्साइज इंस्पेक्टर भी करता है। ठीक है, चलिए। तो रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी। रेलवे पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है क्या? हाँ जी, होती है। क्या जीआरपी अपराधों की जांच करती है? हाँ जी। क्या आरपीएफ भी अपराधों की जांच करती है? नहीं। तो आरपीएफ क्या करती है? रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करती है। जिले का पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या पुलिस अधीक्षक होता है? हाँ जी, होता है। क्या पुलिस थाने कार्यालय का लिपिक, रिकॉर्ड कीपर या लेखपाल के तौर पे हेड कांस्टेबल काम करता है? हाँ जी, करता है। पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वर्दी में शराब का सेवन नहीं कर सकता? तो पुलिस अधिनियम की धारा 373A के तहत। और शराब अपराधों का पता लगाने और चालान करने का जो अधिकार है वो दोनों लोगों को है, इनको, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए। अब ये हम करेंगे अगली क्लास में। अब मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूं, देखो बेटा, फ्री में नौकरी बिल्कुल नहीं मिल सकती हमें, उसके लिए हमें दिन रात एक मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से अगर हम अभी डरते रहेंगे, ये हम कर रहे हैं जब हेड कांस्टेबल, उसके होमगार्ड के पेपर में भी लगभग अभी 2 महीने का टाइम है, और सिपाही के में भी हमारे पास 2 महीने इसको घुमाने का ही समय रहेगा। बार बार हमें पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। और अगर हम चीज़ों से घबराते रहे, अगर हम डरते रहे, अगर हम सारी चीज़ें टीचर के ऊपर ही डालते रहे, इसे धीरे धीरे लिखवाओ, बेटा धीरे धीरे लिखवाएंगे। आप ये कहो जी आप तो करवा दो इसे, मैं लिखता रहूंगा आराम से, जब मुझे समय होगा मैं लिखता रहूंगा। आप तो करवाओ जितना करवा रहे हो। अगर मुझ पे रोज नहीं लिखा जाएगा तो मैं शनिवार में, क्योंकि आप छुट्टी देते हो, तो शनिवार में लिखूंगा। अगर रोज नहीं लिखा जाएगा तो मैं रविवार में लिखूंगा, पर मैं लिख लूंगा। आप तो फिलहाल ये अच्छे से समझाओ। और बेटा कुछ चीजें ना ऐसी होती हैं जो बार बार पढ़ने से ही आपके दिमाग में आएंगी। समझने में तो इनमें कुछ है ही नहीं, समझ में तो एक बार में चीजें आती हैं, पर एक बार में याद नहीं होती, क्योंकि हमने पहले पढ़ी नहीं है। और केवल उसी वजह से आप घबरा जाते हो। जो घबरा रहा है, या तो वो अपने दिल को मजबूत करके और इन्हें पढ़ने के लिए बेटा मेहनत करना शुरू कर दे, नहीं तो फिर वो अपने दिल को ऐसे मजबूत जरूर कर ले कि रिजल्ट में जब उसका नाम नहीं आएगा और बाकियों का नाम आएगा, जब रिजल्ट में उसका नाम नहीं आएगा और बाकियों का आएगा, पड़ोसियों का नाम आएगा, रिश्तेदारों का नाम आएगा, उसका नहीं आएगा, तो वो उस वक्त के लिए खुद के दिल को मजबूत कर ले। बेटा नौकरी है ना, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं कह दूं ना कि मैं ऐसे आपको 500 पेज दूंगा, कर दोगे 4-5 दिन में याद? कह जी दे दो, बस क्या क्या पढ़ना है वो दे दो भैया, कुछ जरूरत नहीं है, जो आप कहोगे ना वो पढ़ के लेके आऊंगा, लेकिन क्या क्या पढ़ना है बस वो मुझे बता दो। और आप इतनी छोटी चीज से डरते हो, फिर आप पुलिस जैसी चैलेंजिंग नौकरी कर भी कैसे पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए घबराना नहीं है। जिन बच्चों को नौकरी की जरूरत है, जिनका घर बिना नौकरी के नहीं चलेगा, जिनके सपने बिना नौकरी के पूरे नहीं होंगे, उनसे मैं कहता हूं ये बस इतने ही मुश्किल टॉपिक हैं कि आपसे 5-6 रिवीजन मांगेंगे। बाकी की चीजें हो सकता है 2 ही मांग रही हो रिवीजन, 3 ही मांग रही हो। मैं कह रहा हूं ये 6 रिवीजन मानते हैं, आप 10 दो इनको। खूब तेज तेज रिवीजन करो, जल्दी जरूरी नहीं है, धीरे धीरे करो, खूब तेज तेज रिवीजन करो, लेकिन 10 रिवीजन दो इसको। और देखना फिर ये ऐसे हलवा की तरह हो जाएंगी, हलवा की तरह। पर आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और फिर जो करेगा उसके अकाउंट में तनख्वाह आएगी, उसके घर में दिवाली होगी, उसके घर में दिए जलेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।